हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। ओके, आज हम साइंस 10th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। अभी 10th स्टैंडर्ड के साइंस में हमें पता है कि 3 डिवीज़न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, जैसे कि मिरर्स, लेंस, ये सब के बारे में। ठीक है, तो हम सब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ लाइट। देखो, यहाँ से आपका एक अलग ही साइंस स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं इसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट। तो ध्यान से देखना और बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप कलेक्ट कर लो, बाद में चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्स्ट थिंग, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे कि हमें पता है कि हमारा पूरा यूनिवर्स दो ही चीज़ों से बना हुआ है, मैटर एंड रेडिएशन। मैटर यानी कि जिसके पास मास है, और रेडिएशन जो मासलेस पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोला गया? क्योंकि लाइट बनी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड से। अब वो कैसे जनरेट होती है, कैसे बनती है, कैसे प्रोपोगेट होती है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड में। अभी सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको 10th तक काम आएगी। सेकेंड पॉइंट, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ वेव दैट कैरीज एनर्जी थ्रू मैटर और स्पेस। मैटर के थ्रू पास होती है या तो स्पेस में से पास होती है, तब लाइट अपनी एनर्जी कैरी करके साथ में ले जाती है। रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज़ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या है? तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, आपको याद रखना है, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मतलब एंगस्ट्रॉम को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी छोटी रहेगी, क्योंकि ये 10⁻10 में है। ओके, अब ये विजिबल लाइट क्या है? लाइट सीधा बोल सकते थे ना, विजिबल अलग से वर्ड लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो उसके लिए हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। ये है लाइट स्पेक्ट्रम। अभी देखना यहाँ पे जो सेकेंड रो है उसमें ध्यान से देखो, तो लाइट के बहुत सारे डिविजन्स हैं। ये डिविजन्स के नाम हमने दिए हैं, बट सभी डिवीज़न की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हो, तब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट है रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड वेव, और उसके बाद आती है विजिबल लाइट। आपको विजिबल लाइट का रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एरो से दिखाया है। और आप 8th स्टैंडर्ड में ये प्रैक्टिकल भी करते थे। प्रिज्म में से जब वाइट लाइट पास होती है तब वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। विबग्योर मतलब वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब कलर्स आपको पता ही है। उसके बाद वाला रीजन है वो यूवी रेज, अल्ट्रा वायोलेट रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद गामा रेज। गामा रेज के पास हाईएस्ट एनर्जी है। तो ये विजिबल लाइट अलग से क्यों दिखाई? नाम ही है विजिबल, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि इतनी ही लाइट को हम देख पाते हैं। मतलब ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट ओनली दिस रीजन। बाकी के रीजन है वो हेल्पफुल है, बट हम उसको देख नहीं सकते। जैसे कि इंफ्रारेड ले लो। अब इंफ्रारेड रेज आपको दिखेंगे नहीं। अगर आप ट्राई करना चाहो तो आपके टीवी का जो रिमोट है वो IR LED से बना हुआ है, मतलब इंफ्रारेड LED। जब बटन प्रेस करोगे तब आपको LED ऑन होती हुई नज़र नहीं आएगी। अगर आप कैमरा में देखो उसको, अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर दो और देखो और बटन दबाओ, तो ये लाइट आपको नज़र आएगी। मतलब हमारी आँख डायरेक्ट कैपेबल नहीं है ये सब अदर लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, फिर से आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट। अब उस जो कांस्टेंट है
उसको हम सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ ये सी आपने कहाँ पे दिखा होगा? आइंस्टाइन्स फॉर्मूला E = mc²। तो यहाँ पे जो सी था वो क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम था। अब इस हिसाब से हम देखें तो लाइट 1 सेकेंड में अप्रोक्सीमेट 3 लाख किलोमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइट के लिए। अभी ऑप्टिक्स पे आते हैं। ऑप्टिक्स की डेफिनेशन देख लो। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब हमने जो पहले देखे थे ना, ये सारे रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सभी टाइप के रेडिएशंस को जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है वो ब्रांच को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में भी देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। हमारा जो चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। और ये सिर्फ रे मतलब क्या? लाइट है ना, उसको हम 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। मतलब लाइट की जो स्टडी है वो लाइट को हम रे मान के करते हैं, वेव मान के करते हैं, और क्वांटम मतलब एक छोटा सा पार्टिकल मान के करते हैं। अब लाइट किससे बनी हुई है उसका डिस्कशन यहाँ पे होगा। तो रे ऑप्टिक्स को अभी हम साइड में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है और वो वेव ऑप्टिक्स के साथ रिलेटेड है। अब ये 2 टॉपिक, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स, अब ये क्या है? अब वेव ऑप्टिक्स ये मानता है कि लाइट है वो एक टाइप के रेडिएशन से बनी हुई है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह ऑसिलेट करते रहते हैं। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा और समझने की ज़रूरत भी नहीं है, पर इतना समझ लो कि वेव ऑप्टिक्स में माना जाता है कि लाइट है वो वेव्स से बनी हुई है, जबकि क्वांटम ऑप्टिक्स में माना जाता है कि लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और उसमें से जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको नाम दिया है फोटोन। फोटोन इज़ द मासलेस पार्टिकल ऑफ लाइट। अब पता कैसे चलेगा कि लाइट एक्चुअली किससे बनी हुई है, पार्टिकल से या वेव से? तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस है। देखो, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि वेव ऑप्टिक्स राइट है, तो वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से हम प्रोपोगेशन मतलब लाइट है उसका आगे की ओर मूव होना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे टॉपिक हम वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं। बट वेव ऑप्टिक्स है वो ये 2 इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लेज़र इफेक्ट। लेज़र एक आप बोलोगे इंस्ट्रूमेंट का नाम है, बट वो एक टाइप की इफेक्ट है। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये जो 2 इफेक्ट है वो वेव ऑप्टिक्स से हम नहीं समझ सकते। सेम वे यहाँ पे जो आपको दिख रही है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये 3 इफेक्ट है वो हम क्वांटम ऑप्टिक्स से नहीं समझ सकते। तो अभी तक ये माना जाता है कि लाइट के पास ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर मतलब दोनों प्रकार के स्वभाव है, वेव भी और क्वांटम भी। अब लाइट के पास ड्यूल नेचर है, उसका मतलब क्या हुआ कि कोई कोई फिनोमिनन समझने के लिए आप वेव ऑप्टिक्स का यूज़ कर सकते हो, कोई कोई फिनोमिनन समझने के लिए क्वांटम ऑप्टिक्स का यूज़ कर सकते हो। अब कब कौन सी कंडीशन में कौन सा ऑप्टिक्स यूज़ होगा, कौन सा लाइट का नेचर यूज़ होने वाला है, वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे 12th स्टैंडर्ड में। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स एक्चुअली है क्या? तो हमें पता है कि लाइट है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, बट मैक्रोस्कोपिक आप देखो, मतलब कि लाइट को अगर आप जूम आउट करके देखो तो लाइट आपको एक रे की तरह ही दिखेगी जो एक ही लाइन में प्रोपोगेट होती है। तो फिर हमने रे ऑप्टिक्स बना डाला। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फिनोमिनन जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग या फिर बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को समझना रे ऑप्टिक्स की हेल्प से बहुत इजी था, इसलिए हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। अभी तक हमने लाइट के बारे में
थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। अब जो टॉपिक्स आने वाले वो सारे एग्ज़ाम रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम वन बाय वन हर एक फिनोमेना पढ़ने वाले हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये सब। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। When a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, it is called the reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है और उसके बाद हम देखते ये है क्या। सबसे पहले जब भी आप ये वर्ड सुनते हो रिफ्लेक्शन, आपके माइंड में जो थॉट प्रोसेस होती है वो क्या होती है? एक मिरर दिखता है, मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है और लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मिरर ही रिफ्लेक्शन करते हैं। यूनिवर्स में हर वो चीज़ जो आप देख सकते हो, वो हर एक चीज़ के पास कैपेसिटी है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की। और कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे एयर वाटर सरफेस है। जो वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है वो एयर है, नीचे ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है वो वाटर है। अब मैं जैसे ही लाइट यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ तो लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है। कौन कौन सी? तो मैं जो ये मीटर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाले पार्ट में, वहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, जो हमारा पहला टॉपिक है। और हमारा दूसरा टॉपिक है वो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो देख लो। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट है वो बाउंस बैक होके उसी मीडियम में वापस जा रही है, मतलब एयर में से आई थी एयर में ही वापस जा रही है। और रिफ्रैक्शन मतलब लाइट है वो जब मीडियम चेंज करती है तब अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ी डेविएट होती है। अब यहाँ पे दोनों के बारे में जो मेन डिफरेंस है वो आपको पता चल गया। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। जब आप इंसिडेंट कर रहे हो तब आपकी लाइट की इंटेंसिटी क्या थी? देखो यहाँ पे मीटर में दिख रहा है आपको 100%। ओके, रिफ्लेक्ट होके वाटर में कितनी गई? 94.71%। और वही लाइट अगर आप यहाँ पे मीटर लगाओ, रिफ्लेक्शन कितना हुआ? ओनली 5.29%। मतलब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो 100% नहीं हो रहा है। इसीलिए ऐसे रिफ्लेक्शंस को आप बोलोगे पार्शियल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या है? पार्शियल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ऐसी बहुत सारी बाउंड्रीज, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट अलग अलग अमाउंट में। और उस हिसाब से हमें इंटेंसिटी पता चलती है। ओके, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी है वो एंगल पे भी डिपेंड करेगी कि जैसे मैं एंगल चेंज करूँ इंटेंसिटी की वैल्यू देखो चेंज हो रही है। 7% हो गई, अब ये 5, ये 4। तो इंटेंसिटी जो हो रही है रिफ्लेक्टेड रे में जो मिल रही है वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वाटर एयर सरफेस को इजीली सेपरेट कर सकते हो। अगर ये पार्शियल रिफ्लेक्शन होता ही नहीं, लाइट 100% वाटर में ही चली जाती, तो रिफ्लेक्ट होके आपकी आँख में नहीं जाती, और आपकी आँख में नहीं जाती तो वो सरफेस आपको नहीं दिखती। ओके, इतना क्लियर हुआ कि सिर्फ मिरर ही रिफ्लेक्शन नहीं कराते। अब हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन समझने के लिए मिरर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज़ ये मिरर है, जब भी मैं ऐसे मार्क करूँ आप समझ जाओ कि उस तरफ की सरफेस है उसको पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक रे को इंसिडेंट कराया। अब इंसिडेंट रे है वो जिस पॉइंट पे आया वो पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
अब यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है। ओके, तो ये जो इंसिडेंट हुआ वो इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे होगा? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे जो एंगल बना उसको मैं नाम देता हूँ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो एंगल बना उसको मैं नाम देता हूँ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हो वो क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए सम बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट वन, ये क्या है? तो ये पॉलिश्ड सरफेस। ये क्या है? नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो रे इंसिडेंट हुआ उसको क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होके वापस गया वो रिफ्लेक्टेड रे। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, मतलब ये इंसिडेंट रे था और ये नॉर्मल था, उन दोनों के बीच में जो ये एंगल बना उसको आप क्या बोलोगे? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम वे एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें पता चल गई, आई और आर। अभी देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज। फर्स्ट लॉ कौन सा है? देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बना था I एंड R, तो मेज़रमेंट एंगल I इज इक्वल टू मेज़रमेंट एंगल क्या रहेगा? R ऑलवेज। अब ये भी हम देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास था ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, और ये मैंने लगा दिया एंगल को मेज़र करने के लिए। इंसिडेंट एंगल हम 60 सेट करते हैं। देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है? एग्जैक्ट 60 मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ? आई इक्वल टू आर रहेगा रिफ्लेक्शन के केस में, चाहे वो 100% रिफ्लेक्शन हो या तो पार्शियल रिफ्लेक्शन हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, the incident ray, the reflected ray and normal drawn at the point of incidence all lie in the same plane। अब सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे एक प्लेन बना रहा हूँ, ये मेरे लिए एक प्लेन हो गया। ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है वो मेरे लिए एक प्लेन हो गया। अब इसके अंदर मैंने एक मिरर लगा दिया, ये मिरर लगा दिया, और ये मिरर लगा दिया तो यहाँ पे एक रे मैंने इंसिडेंट करा दिया, और रे इंसिडेंट हो गया, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके वापस गया उसी मीडियम में, और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया। कोई भी रे या फिर नॉर्मल आपको ये स्क्रीन से बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, ये रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, और रेक्टेंगुलर शेप है उसका मतलब या उसके कितने डायमेंशन हुए? सिर्फ दो, ये वाई एक्सिस के साथ और ये एक्स एक्सिस के साथ। मतलब ये प्लेन कौन सा हो गया? एक्स वाई प्लेन। और ये देखो पूरा जो डायग्राम है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही है। मतलब क्या हुआ? ये आपका 2D है, 2 डायमेंशन। जैसे आप बोलते हो ना, मूवी देखने जाते हो तो स्क्रीन में जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो स्क्रीन से बाहर नहीं निकलते, मतलब वो क्या हो गया? 2D। तो मतलब क्या हुआ कि एक सेम प्लेन के अंदर सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे भी सेम, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब आपको ये समझना है कि ये 2D है, और जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल मिलके जो प्लेन बनाते हैं वही प्लेन ये रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मिलके बनाने वाले हैं। ओके,
तो ये दो लॉज आपको याद रखने। फर्स्ट वन कौन सा था, आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ कौन सा था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप के रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हो, एक रेगुलर और एक इरेग्युलर। सबसे पहले देख लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखो, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन शाइनिंग प्लेन और स्मूथ सरफेस, अ बीम रिमेन्स parallel after reflection in a specific direction. Such reflection of light is called regular reflection. अब थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। पता है कि डायरेक्ट डेफिनेशन से आप नहीं समझ पाओगे। तो सपोज़ मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया, सपोज़ मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया, ओके। प्लेन मिरर है, उसको एक साइड से कलर किया हुआ है, तभी तो वो मिरर कहलाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं पैरेलल रेज को इंसिडेंट कराता हूँ, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग पोजीशन पे। ये तीन पैरेलल रे हैं जो इंसिडेंट हो रहे हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये अगर तीनों पैरेलल वापस जा रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये तीनों पैरेलल रहते हैं। यहाँ पे देखो, हर एक जगह पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे दो, वो दोनों का यहाँ पे पालन हो रहा है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब ये इंसिडेंट रे थे, तीनों पैरेलल थे, आफ्टर रिफ्लेक्शन तीनों पैरेलल ही है, उसका मतलब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस है वो प्लेन होनी ज़रूरी। अब यहाँ पे देखिए इरेग्युलर रिफ्लेक्शन, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन रफ और इरेग्युलर सरफेस, द बीम डज नॉट रिमेन पैरेलल बट स्प्रेड ओवर वाइड रीजन आफ्टर रिफ्लेक्शन। Such a reflection of light is known as an irregular reflection. अभी तो आपको पता चल गया होगा, फिर भी हम एक डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं कि सपोज़ मेरे पास कोई सरफेस ऐसी है जो एकदम स्मूथ नहीं है, एक साइड से मैंने कलर किया हुआ है सपोज़, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है बट स्मूथ नहीं है। अब यहाँ पे मैं पैरेलल रेज इंसिडेंट कराऊँ, ओके। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक रे इस तरफ गया, तो ये इंसिडेंट रे देख लो आप, यहाँ पे तीन इंसिडेंट रेज है, तीनों पैरेलल थे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तीनों रेज पैरेलल नहीं रहे और अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो गए। तो दो रिफ्लेक्शन आपको पता चल गए, रेगुलर एंड इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। अब ये क्वेश्चन होता है कि चलो यहाँ पे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों फॉलो हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल था क्या, फर्स्ट था आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड रूल था द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो यहाँ पे तो दोनों रूल का यहाँ पे पालन हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं।
फर्स्ट रूल था I इक्वल टू R और सेकेंड रूल था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। चलो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सरफेस कुछ इस तरह मिल रही है, तो उसका नॉर्मल यहाँ पे होगा 90 डिग्री पे। ओके, यहाँ पे जो सरफेस है वो माइक्रो ऑब्जर्व करो आप, तो ऐसी लग रही है। तो यहाँ पे नॉर्मल कुछ इस तरह मिलेगा और यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी इस तरफ है और यहाँ पे नॉर्मल कुछ इस तरह मिलेगा आपको। अब देखो, सेकेंड रूल था वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि सब कुछ एक ही प्लेन में है। अब फर्स्ट रूल था वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, वो देख लेते हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस में आई लूँ तो इक्वल टू आर मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। यहाँ पे मैं आई लूँ और यहाँ पे आर मिल रहा है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और यहाँ पे आर मिल रहा है। मतलब दोनों रूल यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, रेगुलर रिफ्लेक्शन है या फिर इरेग्युलर रिफ्लेक्शन है। कैसे भी केस में रिफ्लेक्शन जब भी हो रहा है तब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब ये समझने से पहले आपको दो तीन वर्ड्स हैं जिनके ऊपर ध्यान देना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट, जैसे कि इमेज। इमेज में भी दो टाइप की इमेज, रियल एंड वर्चुअल। एक और है जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, तो सपोज मैं बोलूँ कि ये ऑब्जेक्ट है और जिसको मैं सामने रखे हुए मिरर में देखना चाहता हूँ, तो ये हमारे लिए एक पूरा ऑब्जेक्ट है। बट लाइट के लिए ये ऑब्जेक्ट है वो एक स्मॉल स्मॉल पॉइंट से बना हुआ कंस्ट्रक्शन है पूरा, और एक हर एक पॉइंट के लिए ये मिरर है वो एक पॉइंट इमेज बनाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, सपोज मेरे पास एक ही पॉइंट होता, सपोज ये मिरर है और मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है और वो भी यहाँ पे है। अब इमेज कैसे बनाएगा देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ध्यान में रखना है, बाकी सब हम देख लेंगे। तो यहाँ से रे गया, ये रे इंसिडेंट हुआ। अब ये इंसिडेंट रे के लिए एंगल क्या बना, तो एंगल आपको देखना है नॉर्मल के साथ, ना कि मिरर के साथ। मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल है, बट मिरर के साथ अगर आप नॉर्मल बनाओ तो नॉर्मल कुछ इस तरह मिलेगा आपको। तो एंगल क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, 0। मतलब ये रे है वो अपनी उसी डायरेक्शन में वापस जा रहा है इस तरह। ओके, सेम थिंग। ये मिरर है तो मिरर में तो हर एक डायरेक्शन में से लाइट आ सकती है। तो यही पॉइंट में से अगर मैं बोलूं कि लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, अब यहाँ पे नॉर्मल क्या है, तो ये रहा नॉर्मल। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, वही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। ऐसे। ओके, अब ये दो रेज को ध्यान में लो। हमारे दो रेज रिफ्लेक्ट हुए यहाँ पे, एक ये और एक ये दोनों रेज इस तरफ कहीं पे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि रियल रेज फोकस्ड नहीं हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे रियल इमेज मिल नहीं सकती। अब वर्चुअली देखते हैं कि ये दोनों रेज को अगर मैं किसी एक जगह पे कंसंट्रेट करूँ तो ये दोनों रेज को बिहाइंड मिरर में फोकस कर सकता हूँ। जैसे कि ये मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, ये भी मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली,
और यहाँ पे मुझे दोनों रेज मिले। समझना कि अगर ये दो रेज को मैं फोकस्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मुझे रियल इमेज नहीं मिल सकती। रियल रेज अगर नहीं मिलते तो रियल इमेज भी नहीं मिलती। बिहाइंड मिरर मैंने जब इन दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनकी इमेजनरी लाइन खींची तो वो दोनों मुझे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। मतलब जो रेज मिले वो कौन से रेज है? ये जो रेज मिल रहे थे वो कौन से रेज थे? वर्चुअल रेज। वो कोई रियल रेज तो थे नहीं, एक हमारा इमेजिनेशन है। मतलब यहाँ पे जो इमेज बनी वो भी कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक पॉइंट है, एक टीनी पॉइंट है, उसकी इमेज सिर्फ हमें ये दो रेज से ही मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ से निकलने वाले इनफाइनाइट रेज ले लो, जैसे कि एक यहाँ पे है, वो इस तरफ गया, वो कहाँ पे मिल रहा था? उसी पॉइंट पे। दूसरा एक रे यहाँ पे ले लो, वो इस तरफ गया, अब वो फोकस होके किधर मिलेगा? उसी पॉइंट पे। ऐसे ले लो और इस तरफ कहीं पे गया, तो फोकस होके उधर ही मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या था? ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वहाँ से निकलने वाले इनफाइनाइट रेज मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो गए, बट बिहाइंड द मिरर एक ही पॉइंट पे फोकस होते हैं ऐसा हमें फील होता है। तो वही पॉइंट पे उसकी इमेज बनती है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज है वो ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है? तो ये जितने भी रेज है जो स्प्रेड हो रहे हैं वो आँख के थ्रू ब्रेन तक पहुँचते हैं, रेटिना तक, और रेटिना पे जब फोकस होते हैं तब इन सभी रेज है उनका एक ही फोकल पॉइंट होता है जो कि यहाँ पे है। मतलब इन सभी रेज के लिए हमारी जो ह्यूमन आई है वो सिर्फ एक पॉइंट इमेज बनाएगी, वो भी इधर। मतलब हमारा ब्रेन जब इंटरप्रेट करेगा ये ऑब्जेक्ट की इमेज को तो उसको एग्जैक्ट यहाँ पे मिलेगी। मतलब एक पॉइंट के लिए इनफाइनाइट रेज एक ही पॉइंट पे फोकस्ड है। ओके, तो ये हो गई वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के बारे में क्या? तो सपोज आप 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत लेंस पढ़ चुके हो, तो हम उसी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक लेंस होता मेरे पास, और अगर ये पॉइंट की मैं इमेज बनाना चाहूँ, अगर मैंने स्ट्रेट लाइन में कोई एक रे इंसिडेंट कराया तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह जाएगा, और अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊँ तो विदाउट गेटिंग रिफ्रैक्टेड वो सीधा जाएगा, और ये दोनों यहाँ पे मिले। मतलब देखो ये दोनों रेज कौन से थे? रियल रेज थे। तो यहाँ पे जो इमेज मिलेगी वो भी क्या मिलेगी? रियल इमेज मिलेगी। अब रियल और वर्चुअल इमेज में मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल रेज मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप कोई स्क्रीन रखो तो स्क्रीन पे आप रियल इमेज को कैप्चर कर सकते हो। मिरर के पीछे कहीं पे स्क्रीन रखो तो स्क्रीन पे आप इमेज को कैप्चर नहीं कर सकते। तो आप एक डेफिनेशन ऐसी भी बना सकते हो कि जो इमेज स्क्रीन के ऊपर कैप्चर हो सके वो रियल है, और जो कैप्चर ना हो सके वो वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज स्क्रीन के ऊपर कैप्चर नहीं हो रही है बट आँख की रेटिना के ऊपर हो रही है, इसलिए तो हम उसको देख पाते हैं। ओके, मतलब मिरर के पीछे आप अपने आप को नहीं देख सकते, बट मिरर के सामने रहोगे तो आप अपने आप को मिरर में देख सकते हो। क्यों? क्योंकि रेटिना है वो आँख है वो रेटिना के ऊपर उसकी इमेज बना देगी। ओके, तो अभी एक परफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउ इमेज कैन बी ड्रॉन फॉर प्लेन मिरर्स। तो हमारे पास एक प्लेन मिरर है जिसको कलर किया हुआ है। पिंक कलर नहीं करना है, कोई भी शाइनिंग
कलर यूज़ करना है, मतलब ग्लास है उसको एक साइड आप कलर कर दो तो ये मिरर का काम करेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने ए और बी दो एंडिंग पॉइंट लिए हैं। ऐसा एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अभी एक चीज़ याद रखो, हमने यहाँ पे इमेज बनाई थी तो इनफाइनाइट रेस से बनती है, बट किसी एक पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनाने के लिए, किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज सामने की ओर बनाने के लिए मिनिमम कितने रेज चाहिए? तो सिर्फ 2 रेज। मतलब एक पॉइंट है तो मिनिमम 2 रेज, क्योंकि 2 रेज जब मिलते हैं तभी तो एक पॉइंट मिलता है हमें। तो एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ पे रे डायग्राम है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने के लिए एक पॉइंट में से सिर्फ 2 रेज लेंगे, एक पैरेलल वाला और एक यहाँ पे जो पोल है वहाँ पे हम इंसिडेंट कराएंगे। तो सपोज़ मैंने एक ही इमेज बनाने की कोशिश की, तो ए में से मैं पहला रे इंसिडेंट कराता हूँ जो कि पैरेलल है। अभी रे इंसिडेंट हुआ, अब इंसिडेंट हुआ है वो पैरेलल है तो उसी डायरेक्शन में वापस आया जैसे कि हमने पहले देखा था। तो ये रे उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, ऐसे गया। दूसरा रे हमने कहाँ पे इंसिडेंट कराया? तो ये हम पोल नाम दे देते हैं P, और ये उसी एंगल पे वापस गया। ओके, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ये दोनों रेज नहीं मिल रहे हैं। ओके, आगे कितना भी एक्सटेंड करो ये दोनों रेज एक पॉइंट पे फोकस्ड नहीं होने वाले हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक इमेज बना रहे हैं इमेजनरी। अभी वो इमेजनरी लाइन खींचते हैं। सपोज़ मैं इसको ऐसे खींचूँ, ये हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ता रहेगा और यहाँ से इमेजनरी लाइन में ऐसे खींच रहा हूँ यहाँ पे, मतलब जो ये ए है उसकी इमेज मिल गई मुझे ए डैश, ए की इमेज मिली मुझे ए डैश। हमें तो हाइट को ही कंपेयर करना है। सपोज ऑब्जेक्ट की हाइट है h, हाइट को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो एंडिंग पॉइंट्स की इमेज बनानी पड़ेगी। ए की इमेज बना ली, अभी किसकी इमेज बनाते हैं? बी की इमेज। अब बी की इमेज के लिए क्या करेंगे? तो मैंने कहा था ना एक अगर है तो एक रे की ज़रूरत, सॉरी एक पॉइंट को बनाने के लिए 2 रेज की ज़रूरत है। तो ये इंसिडेंट हुआ था और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में वापस गया। ये पैरेलल था। अब पोल में से पास कराने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पोल है, पास कराओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही जगह पे आपको उसकी इमेज मिलने वाली है जो कि ए डैश से एकदम एग्जैक्ट नीचे होगा, और वो इमेज कौन सी होगी? बी डैश। मतलब अभी आप समझो कि ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सब पॉइंट्स की इमेज आपको यहाँ पे ए डैश और बी डैश के बीच में मिलने वाली है। अब यहाँ पे कौन कौन सी बातें आपको नोटिस करनी है? सबसे पहली, एच और एच डैश, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको सेम मिलेगा, सेम डायरेक्शन में मिलेगी। जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर आप इरेक्ट रखो तो इमेज भी इरेक्ट मिलेगी। ओके, थर्ड थिंग, ये रहा हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो इमेज डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं v। दोनों आपको सेम मिलेंगे, मतलब मोड ऑफ u इक्वल टू मोड ऑफ v। मोड लेने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि आगे जाके हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस तरफ के डिस्टेंस नेगेटिव, इस तरफ के डिस्टेंस पॉजिटिव लेने वाले हैं, बट दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। मतलब यहाँ पे अगर 5 मीटर है तो यहाँ पे भी 5 मीटर ही मिलेगा। u अगर 5 मीटर है तो v भी 5 मीटर ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया
इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अभी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। पोजीशन क्या रहेगी, तो बिहाइंड द मिरर, इमेज की पोजीशन रहेगी बिहाइंड मिरर। और ज़्यादा अगर क्लेरिफिकेशन दे तो इमेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो गया पोजीशन। अब साइज देखते ले। साइज क्या रहेगी, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो साइज है, जो हाइट है, वही क्या रहेगी, इमेज की हाइट। नेचर देख लेते हैं। वर्चुअल, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे जो रेज मिल रहे हैं वो रियल रेज नहीं है, हमने इमेजिन किया हुआ है। एंड इरेक्ट, तो आपको यहाँ पे ए बी और ए डैश बी डैश दोनों सेम डायरेक्शन में ही मिल रहे हैं। एक और चीज़, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, कि अगर आप मिरर के सामने खड़े रहते हो और आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो मिरर के अंदर जो इमेज मिल रही है उसमें आप देखोगे कि आपका राइट हैंड ऊपर हो रहा है। ये जो बन रहा है उसको बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरली इन्वर्टेड मतलब राइट लेफ्ट है वो कॉम्बिनेशन इंटरचेंज हो जाएगा। मैग्निफिकेशन, ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं है बट फिर भी थोड़ी मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ आपको कि मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते एम से, और मैग्निफिकेशन है वो आपको मिलेगा रेशियो से। इमेज मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे लिया था एच डैश अपॉन एच। अब एच डैश और एच दोनों सेम ही मिल रहे थे ना, मतलब मैग्निफिकेशन मिरर के लिए क्या रहेगा, प्लेन मिरर के लिए ऑलवेज +1। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े लाइट के बारे में, ऑप्टिक्स से उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या है, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर इरेगुलर दोनों, और उसके बाद हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल में नहीं दिया है बट टेक्स्ट बुक के अंदर कोई कोई क्वेश्चन है इसलिए हमने ये कवर कर लिया है टॉपिक। और फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे स्फेरिकल मिरर्स, जैसे कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब आपने नाम सुना होगा। तो उसकी से प्रॉपर्टीज़, इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम्स, फिर डेरिवेशंस, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।